हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेज। फिश सीड्स के अंदर हमने सीड कलेक्शंस कैसे किया जाता है, रिवराइन सिस्टम से कैसे किया जाता है, कौन से उसके अंदर फिशिंग ईयर्स यूज होते हैं, वो सब कर लिया था। उसका एक टॉपिक रहता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेज, क्योंकि हम बाय द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग प्रोसेस फिश सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू स्पेसिफिक स्पीसीज के ही फिश को कलेक्ट किया जा सकता है, सीड्स ऑफ फिश कलेक्ट किया जाता है। तो उसमें एक करते हैं हम, क्या होता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज ए टेक्निक वेयर बाय द राइप फिशेज, राइप फिश ब्रीडर्स का मतलब होता है जो मेच्योर हो चुकी हैं, फुली मेच्योर, आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड अदर सिंथेटिक हॉर्मोन्स इंड्यूस्ड टू ब्रीड इन ए कैप्टिव कंडीशंस। कैप्टिव कंडीशंस एक मतलब लैबोरेटरी कंडीशंस या फिर आर्टिफिशियल कंडीशंस, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग कंडीशंस को हम कैप्टिव कंडीशंस बोलते हैं। वहां पर उस राइप फिशेज, उस मैच्योर फिश को पिट्यूटरी हॉर्मोन्स देकर या फिर कोई भी अदर सिंथेटिक हॉर्मोन्स देकर जो उसकी मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रीड करवाते हैं। उस टेक्निक्स को बोला जाता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। ये होता है लाइफ साइकिल ऑफ ए फिश। कैसे होता है, पहले एग्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं बाय द मेल, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, लार्वा की फॉर्मेशन होती है। दिस वन इज द फ्राई, फिंगरलिंग्स, जुवेनाइल। उसके बाद अडल्ट फिशेज, अडल्ट फिशेज को क्या बोला जाता है, ब्रूड स्टॉक फिशेज भी बोला जाता है। स्पॉनिंग अडल्ट, मेल और फीमेल्स डिफरेंट होती हैं, तो उसको क्या है, स्पॉनिंग अडल्ट या फिर ब्रूड स्टॉक या फिर ब्रूड्स बोला जाता है। या फिर जैसे इसके अंदर बोला गया था कि वो राइप फिशेज है, तो इस तरीके से क्या इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। हमें पता होना चाहिए कि किसके लाइफ साइकिल में इसके बाद की स्टेज क्या आती है। उन्हें फ्राई, फिंगरलिंग्स और वो सभी कंडीशंस आपकी, वो टर्म्स हमने पहले वाली वीडियो के अंदर बता दी थी। अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो एक बार उसको पहले देख ले कि फ्राई, फिंगरलिंग्स और स्पॉनिंग, लार्वास, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। वाई फिशेज डू नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी, नेचुरल कंडीशंस के अंदर ब्रीड क्यों नहीं करती हैं। जिस कैप्टिविटी में, जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर वो रह रही हैं, या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम उनको कल्चर करवा रहे हैं, अगर वो वहाँ रह रही हैं, तो वो वहाँ पर मैच्योर या फिर ये ब्रीड क्यों नहीं करती हैं। कुछ रीजन्स हैं, वो देखते हैं। मैनी कल्चरेबल फार्म्स, कल्चर फार्म फिशेज डू नॉट ब्रीड इन द कैप्टिविटी, कैप्टिविटी में वो ब्रीड नहीं करते हैं। रीजन में भी एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, हॉर्मोन्स चेंज हो सकते हैं। तो एनवायरनमेंट में अगर हम बात करते हैं तो फोटो पीरियड चेंज हो सकता है उसका, कि टाइम ड्यूरेशन डे और नाइट का डिफरेंस हो सकता है, लाइट पीरियड और डार्क पीरियड जिसको हम बोलते हैं। रेन डिफरेंस हो सकती है कि नेचुरल के अंदर रेन का अलग वे होता है, अगर जिस टैंक्स में वो रहते हैं या फिर जिस एरिया में उनको कल्चर किया गया है वहाँ पर रेन कम हो, ज़्यादा हो, दैट में भी डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, करंट ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस, नेचुरल के अंदर क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट्स जो होते हैं, रिवर है, लेक्स है, वहाँ पर करंट है जो वाटर का, वो डिफरेंस होता है। और करंट ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस द वाटर हार्मोनल एक्टिविटी फ्रॉम पिट्यूटरी एंड गोनेट्स। तो वाटर करंट की वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी है उसको क्या करती है, मैच्योर होने के बाद हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और गोनेट्स की जो एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट करती है, उनको मैच्योर भी करती है। Disturbance arising in the environments may cause the insufficient release of hormone in captive conditions. Thus, the fish do not breed in the captivity. डिस्टर्बेंस हो गई है उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से हार्मोन इनसफिशिएंट है, वो इतना रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से गोनेट्स मैच्योर हो जाती हैं उससे, और वो ब्रीड करे। इसके लिए क्या करा जाता है, फिर उनको इंड्यूस ब्रीडिंग करवाई जाती है, कैप्टिविटी से निकाल के उनको अलग कंडीशंस के अंदर, लैबोरेटरी कंडीशंस के अंदर उनको ब्रीड करवाया जाता है। हार्मोन उनका एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। Why induced breeding is necessary? Induced breeding की क्या जरूरत है? The techniques of induced breeding gives very promising result. बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। किस तरीके से? It give pure spawn of certain species of fish under cultivation. हमें कल्टीवेशन करना है किसी फिश का, उसी के ही एग्स चाहिए। लेकिन हम नेचुरल एनवायरनमेंट्स में जब बात करते हैं फिश ये सीड कलेक्शंस की, तो वहाँ पर और भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं,
नॉर्मल जो लोअर स्टेजेज होती हैं, जैसे एग से ले डाउन किए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उस ड्यूरेशंस में हम सीड्स का प्योरिटी है कि उसी स्पीसीज की वो सीड है, ये चीज़ की श्योरिटी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इस चीज़ को श्योर करती है कि ये जो सीड्स आपको दिए जा रहे हैं कल्चर करने के लिए, ये सिर्फ उसी ही फिश स्पीसीज के हैं। स्पॉन कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल वाटर इज नॉट प्योर, वही बात है कि हमने स्पॉनिंग करवाए हुए जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो कैप्चर किए नेचुरल वाटर से, लेकिन वो प्योर नहीं है, बिकॉज सम अनडिजायरेबल वाइल्ड स्पीसीज में कम विद दैम इन कल्चर पॉन्ड्स। तो वो स्पीसीज भी आ सकती हैं जो अनडिजायरेबल है, जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, या फिर उसमें क्या है वो एज ए पोल्यूशन का काम कर सकती है। शॉर्टिंग ऑफ प्योर सीड्स इज क्वाइट इम्पॉसिबल, शॉर्टनिंग करना, उनकी अलग अलग करना, उनको छांटना, वो इम्पॉसिबल होता है लोअर स्टेजेस के अंदर। लेटर स्टेजेस बाद में जब यंग स्टेजेस होती है तब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आप एक एक सीड्स को, बहुत छोटा सा सीड्स होता है, बहुत छोटा सा फर्टिलाइज्ड एग स्पॉन होता है उसका 2 सेंटीमीटर का, तो आप कितनों को छांटेंगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसलिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है, एक अच्छा ऑप्शन है। इट इंश्योर टाइमली अवेलेबल ऑफ प्योर सीड्स वेयर इन द नेचर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स इज क्वाइट अनसर्टेन। अब वहाँ पर हमें सीजन को देखना पड़ता है, हॉटस्पॉट रियलाइज करना पड़ता है कि कहाँ पर सीड्स मिलेंगे। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि आपको जब भी ज़रूरत होगी आपको प्योर सीड्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इट कैन फुलफिल एनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स इन एनी टाइम। तो जितने किसी फिश फार्मर को सीड्स की डिमांड है वो उतने सीड्स क्या अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। इट कैन कट शॉर्ट्स द होल्डिंग पोटेंशियल स्पॉनर्स over long period in certain hope of their breeding in the time. Many carps take their full maturity in confined water but do not breed. तो ये वो शॉर्टनिंग्स नहीं होती है कि इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो ये एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर उसको क्या हार्मोनल एक्सट्रैक्ट देते हैं और जिसकी वजह से वो मेच्योरिटी गेन कर लेती हैं और बाद में सीड्स क्या है रिलीज कर लेती हैं। टेक्निक वेरी सिंपल है, डो नॉट नीड टू मच टेक्निक असिस्टेंस एंड नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इट कैन ईजिली लर्न बाई ए लेमैन विदाउट मच ट्रेनिंग। लेमैन होता है कि जो अनपढ़ है, जिसको उसके बारे में पता ही नहीं है, व्हाट इज पिट्यूटरी, व्हाट इज हार्मोन्स, तो वो भी क्या है इसको आसानी से सीख सकता है। द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज वेरी लो, कि उसमें जो खर्चा लगता है, जो पेमेंट होती है वो बहुत कम होती है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कम होता है देन द नेचुरल कलेक्शन ऑफ द स्पॉन्स। नेचुरल कलेक्शन की बजाय, जहाँ से हम स्पॉन्स को नेचुरली कलेक्ट करते हैं उसकी बजाय इसमें खर्चा या फिर एक्सपेंडिचर है जो कॉस्ट है वो कम लगती है, इसलिए इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है जरूरी होती है। टेक्निक ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्या है टेक्निक्स के अंदर, क्योंकि हमने पहले का एक टेक्निक है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स है, 1 by 1 होगा। प्रिपरेशन ऑफ ए पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है सबसे पहले। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड्स एक्सट्रैक्ट्स, द ग्लैंड्स आर रिमूव केयरफुली फ्रॉम द फ्रेशली किल्ड फिश कॉल्ड डोनर फिश। जिस फिश की हम पिट्यूटरी निकाल रहे हैं उसको हम डोनर फिश बोलते हैं, उसको केयरफुली निकाला जाता है और वो फ्रेशली किल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पहले उसको किल किया गया था और अब हम उसकी पिट्यूटरी ही निकाल रहे हैं तो वो डैमेज हो चुकी होगी उस वजह से, तो इसीलिए क्या इसको फ्रेश को लिया जाता है। कॉमन कार्प इज द बेस्ट डोनर फिश बिकॉज इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा साल ब्रीड करती रहती हैं। एंड इंडिविजुअल्स आर अवेलेबल इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉमन कार्प्स क्या है इसके लिए यूज होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो सारी साल ब्रीड करती रहती हैं और वर्ल्ड में हर जगह वो मिल जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ सच स्पीसीज आर रिलेटिवली लार्ज, और ज़्यादा बड़ी भी होती है। द ग्लैंड्स शुड बी कलेक्टेड प्रायर टू द स्पॉनिंग, स्पॉनिंग से पहले उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। The glands does not show species specificity and any carp species can be used as donor. ऐसा नहीं है कि अगर हमने कॉमन कार्प की पिट्यूटरी निकाली है तो वो सिर्फ कॉमन कार्प में ही काम करेगी। कॉमन कार्प से जो पिट्यूटरी निकाली है उसका एक्सट्रैक्ट आप मेजर कार्प्स को, माइनर कार्प्स को, किसी भी कार्प्स को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता है। द ग्लैंड्स ऑफ रिलेटिव और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज शो बेस्ट रिजल्ट। अगर सेम है और उससे बहुत क्लोजली रिलेशंस में है, जैसे कार्प्स हैं, ईल्स हैं, वो अगर आपस में रिलेशंस में ज़्यादा अच्छी हैं तो वो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा देते हैं। फर्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ ग्लैंड। रिमूवल कैसे किया जाता है? रिमूवल थ्रू द फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम्स को
ट्रू रिलीव उसको निकाला जाए, या फिर उसको बाय द डाइसेक्टिंग हेड्स, उसके हेड को डाइसेक्ट करके किया निकाला जाए। फर्स्ट वन इज द फोरामन मैग्नम was first exposed by the removing vertebral parts adhering to skull। स्कल के पीछे से उसको वर्टिब्रल पार्ट्स को रिमूव किया जाए तब फोरामेन मैग्नम को निकाला जाए। फैट इज रिमूव्ड, वहां से फैट निकाला जाए फर्स्ट बाय मीन्स ऑफ फोरसेप एंड देन कॉटन पीसेज, वहां से फैट्स को कॉटन पीसेज और फोरसेप की हेल्प से निकाला जाए। ए पेयर ऑफ फोरसेप देन इंसर्टेड इनटू द फोरामेन मैग्नम डॉर्सली टू द ब्रेन एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, नाउ detached and remaining is carefully lifted up through the foramen magnum। इस foramen magnum को निकालने के बाद जो ग्लैंड्स है उसको ग्लैंड इज देन लोकेटेड एंड रिमूव्ड, उसके बाद उसको निकाला जाता है। ये दो तरीके से निकाल रहे हैं हम, पहले फोरामेन मैग्नम्स के थ्रू, बाकी दूसरा क्या है डाइसेक्टिंग हेड्स। इस टेक्निक्स में क्या किया जाता है, हेड्स को डाइसेक्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। दिस मेथड ऑफ रिमूवल इज less time consuming and economically as the head are used for human consumptions later। बाद में उस हेड को ह्यूमन कंजम्पशंस में यूज कर लिया जाता है सिर्फ पिट्यूटरी को निकाल के, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। एज द फर्स्ट हेड इज डाइसेक्टेड यूजिंग द शार्प बुचर नाइफ, जो ये होते हैं ना जहाँ पर एनिमल्स को कट किया जाता है, दैट वन इज द बाउचर, तो वहां से क्या बुचर नाइफ्स के थ्रू उसको कट कर लिया जाता है। ए पोर्शन ऑफ स्कैल्प इज चॉप्ड ऑफ इन ए क्लीन कट विद वन स्टॉक, बहुत शार्पिंग से उसको क्या है अलग कर लिया जाता है, चॉप ऑफ उसको अलग कर दिया जाता है। फैट सराउंडिंग द ब्रेन इज रिमूव, जो ब्रेन के चारों तरफ फैट है उसको रिमूव कर दिया जाता है कॉटन की हेल्प से। ऑल्फैक्टरी एंड द ऑप्टिक नर्व्स को अलग कर दिया जाता है एंड देन ब्रेन इज लिफ्टेड अप एंड रिमूव। Locate the glands, the gland may be come up along with the brain or may remain behind on the floor of the brain cavity। तो वो हो सकता है कि जब हम ब्रेन निकाल रहे हैं ग्लैंड उसके साथ भी निकल आए या फिर उसके फ्लोर पे रह जाए। ग्लैंड इज केयरफुली रिमूव्ड आफ्टर सेपरेटिंग इट फ्रॉम द मेम्ब्रेन और द ब्रेन प्रॉपर, उसे निकाला जाता है। ग्लैंड मस्ट नॉट बी डैमेज और टॉर्न, ग्लैंड्स कभी भी ऐसे टूटनी नहीं चाहिए, जब हम निकाल रहे हैं उसको उसके अंदर कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, केयरफुली उसको वहां से रिमूव किया जाता है। ये देखो ये है उसकी लोकेशंस, ये है ब्रेन और ब्रेन के बिल्कुल नीचे क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसको यहाँ से कट करके आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये इसका क्या है एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी भी तरीके से निकालोगे। अगर आप नीचे से निकालना स्टार्ट करोगे यहाँ से तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है सबसे पहले डैमेज होगी। अगर आप ब्रेन को पहले निकालोगे फिर धीरे से पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालोगे तो वो डैमेज नहीं होगी। अगर डैमेज हो गई है तो फिर उसका एक्सट्रैक्ट क्या अच्छा नहीं बनेगा, वो आपके लिए फिर और किसी डोनर फिश को किल करना पड़ेगा। अब हमने फिश के पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल ली है, अब उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए। Collected glands must be preserved immediately because glyco or the mucoprotein contained in them are degraded by the enzymatic actions। एंजाइम्स के एक्शन से जो ग्लैंड के पास ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइको या प्रोटीन्स या फिर म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तीन तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर या एसीटोन के अंदर या फिर उसको फ्रीज किया जाए। तो सभी तरीके क्या हैं यूज होते हैं उसमें, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होता है, ग्लैंड्स आफ्टर कलेक्शंस आर इमीडिएटली पुट इन द एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर डीफैटिंग एंड डिहाइड्रेशन। डीफैटिंग किसके, ग्लैंड के जो चारों तरफ या फिर उसके सराउंडिंग में जो फैट है वो भी रिमूव हो जाता है और उसके अंदर जो वाटर है वो भी रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डैमेज होना या फिर उसका डिग्रेड होना की पॉसिबिलिटीज जो होती है वो कम हो जाती है। इस ग्लैंड इज केप्ट इन ए सेपरेट फ्लूइल मार्क्ड सीरियली टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन। फ्लूइल होता है जो बॉटल्स होती है सीसी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अलग अलग ग्लैंड्स को रखा जाता है, सीरियली उसको मार्क कर दिया जाता है। आफ्टर 24 आवर्स के बाद उस ग्लैंड को वॉश किया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर, 100% अल्कोहल के अंदर उसको वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से जो उसका फैट है वो अलग हो जाएगा और उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो भी निकल जाएगा। Kept again in the fresh absolute alcohol in dark bottle में फिर से उसको रखा जाएगा and stored either in the room temperature or in the refrigerator। अल्कोहल के अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर डैमेज होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रख सकते हैं।
Occasionally changing of alcohol help in keeping the glands in good conditions for longer period. टाइम टू टाइम उसमें कोई अंदर से जो अल्कोहल हो उसको चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द फ्लूइड्स, मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए उसके अंदर डेसिकेटर्स भी डाले जाते हैं. डेसिकेटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. उन बॉटल्स के अंदर डेसिकेटर के लिए कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बैक्टीरियाज है वो उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे, मॉइस्चर उसके अंदर नहीं रहेगा. इट इज़ प्रेफर टू कीप द ग्लैंड्स इन ए रेफ्रिजरेटर, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रख सकते हैं या फिर रखते ही हैं ज़्यादातर केस के अंदर, कि जिसकी वजह से उसके डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं. दे कैन बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर अप टू द 2 to 3 years एंड टू टेम्परेचर अप टू 1 year. तो रेफ्रिजरेटर के अंदर उसका सेल्फ लाइफ क्या है, बढ़ जाता है, तो इसलिए उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है. सेकेंड वन इज द एसीटोन. एसीटोन भी क्या है, एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिजर्वेटिव है. इट इज ऑल्सो ए गुड प्रिजर्वेटिव. सून आफ्टर द कलेक्शंस, ग्लैंड को कलेक्ट करने के बाद फ्रेश एसीटोन और ड्राई आइसी चिल्ड एसीटोन के अंदर रखा जाता है इनसाइड रेफ्रिजरेटर एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 36 to 48 hours. उसके अंदर टेम्परेचर चिल्ड कर दिया जाता है एसीटोन के साथ मिला के. ड्यूरिंग दिस पीरियड एसीटोन इज चेंज्ड 2 to 3 times at about 8 to 12 hours interval for proper defatting and dehydrations. 8 से 12 घंटे के इंटरवल्स के अंदर 2-3 बार, एक दिन के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर उसको चेंज किया जाता है 2-3 बार, जिसकी वजह से जितना भी फैट है उस ग्लैंड के चारों तरफ वो निकल जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसके अंदर जितना वाटर का कंटेंट था वो निकल जाएगा. ग्लैंड्स आर देन केप्ट आउट ऑफ एसीटोन, बाद में उसको एसीटोन को वहाँ से एसीटोन के अंदर से ग्लैंड को निकाल लिया जाता है. पुट इन ए फिल्टर पेपर पे रखा जाता है एंड अलाउ टू ड्राई एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 hour. रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको 1 घंटे के लिए ड्राई किया जाता है. देन स्टोर इट एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेफरेबली इन द डेसिकेटर चार्ज्ड कैल्शियम क्लोराइड. डेसिकेटर हमने पहले वाले में भी बताया था, क्या लिया था, कैल्शियम क्लोराइड. तो उसके साथ लगा के इसको ड्राई एजेंट्स के रूप में रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ टाइम है जो वो बढ़ जाता है. एसीटोन ड्राइड मेथड. एसीटोन के अंदर ग्लैंड्स को वहाँ से निकाला जाएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर से, 2-3 बार एसीटोन को चेंज किया जाता है. 36 आवर्स के बाद उसको अलग अलग बॉटल्स के अंदर रखा जाएगा, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाएगा. वहाँ से निकलने के बाद जिसकी वजह से उसका डीफैटिंग हो जाएगा, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ग्लैंड्स को रिमूव किया जाएगा, फिल्टर पेपर पर उसको ड्राई किया जाएगा. उसके बाद ग्लैंड्स को अलग अलग एयर टाइट बॉटल्स के अंदर डेसिकेटर कैल्शियम क्लोराइड्स के साथ मिलाकर रेफ्रिजरेटर के अंदर फिक्स कर दिया जाता है. एसीटोन ड्राइड ग्लैंड्स रिटेन पोटेंसी फॉर 6 months to 10 years. 6 महीने से लेकर 10 साल तक का लाइफ साइकिल होता है, इसका लाइफ टाइम होता है. तब तक उसके एसीटोन के अंदर रखी हुई ग्लैंड्स क्या है, आपकी अच्छे से काम कर सकती है. फ्रीजिंग ऑफ ग्लैंड्स. फ्रीज कैसे किया जाता है? Soon after removal of the glands, there should be stored inside the refrigerator. उसको डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर करके भी आप क्या है उस ग्लैंड को प्रिजर्व कर सकते हैं. बट दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड. ये अच्छा ज़्यादातर यूज नहीं होता है. एडवांटेज क्या होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एक्सट्रैक्ट? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वन स्पीसीज इज यूजुअली एक्टिव इन द अनरिलेटेड स्पीसीज. हमने पहले ही कहा कि स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है. आउट ऑफ सीजन स्पॉनिंग कुड बी इंड्यूस्ड. सीजन नहीं है उस ऑर्गेनिज्म का, उस फिश का ब्रीड करने का, तब भी हमें सीड्स की जरूरत है, स्पॉनिंग की जरूरत है, तो हम इसको इंड्यूस करवा सकते हैं. फ्रेश अल्कोहल प्रिजर्व्ड एसीटोन ड्राइड और द फ्रोजन ग्लैंड्स एज वेल एज देयर ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट एंड द सेलाइन सस्पेंशन. इन सबको यूज करके हम क्या उनका इंड्यूस ब्रीड करवा सकते हैं, फिश सीड का कलेक्शंस करवा सकते हैं. स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होती हैं. नो क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल एंड फीमेल. मेल की पिट्यूटरी ग्लैंड में या फिर फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड में उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है. प्रिपरेशंस कैसे किया जाता है? अब हमने प्रिजर्व करके उसका प्रिपेयर करना कैसे, कि जो प्रिजर्व ग्लैंड्स हैं नॉन क्वांटिटी आर टेकन आउट, जितना हमें क्वांटिटी उसकी ज़रूरत है वो लेते हैं. मैसरेटेड इन ए होमोजिनाइजर, मैस किया जाता है उसको होमोजिनाइजर के अंदर, उसको पीसा जाता है होमोजिनाइजर के अंदर. मैसेटेटेड होता है पीसना. आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ एल्कोहल विद लिटिल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डाल के
उसके अंदर, उस होमोजेनाइजर के अंदर उस ग्लैंड को मैश किया जाता है। Then the extract is freed of suspension particle by means of centrifugations। बाद में उस होमोजेनाइजर के अंदर से जो निकलता है एक्सट्रैक्ट, उसको क्या है उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। इट इज डाइल्यूटेड विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और 0.3% सेलाइन वाटर और ए सुटेबल साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। तो उसके अंदर सॉल्यूशंस डाला जाता है, या तो सेलाइन वाटर डाला जाता है या डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है। उनको डाल के उसको क्या है, उस सेंट्रीफ्यूगेशंस के बाद उसका एक सॉल्यूशंस तैयार किया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट अब रेडी है इंजेक्शंस के फॉर्म में उस फिशेस को देने के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट, अब हमने एक्सट्रैक्ट पहले हमने जो प्रिजर्व की थी वो ग्लैंड प्रिजर्व की थी, अब हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर यूज। In this process, in place of saline water, glycerin is used and extract can be preserved in the room temperature or in the refrigerator। जो saline water है उसको रिमूव करके वहाँ पर ग्लिसरीन डाल दिया जाता है और जिसकी वजह से उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है, चाहे आप उसको रूम टेम्परेचर पे करिए, चाहे आप उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के कीजिए। Other method of preservations are done by propane or the trichloroacetic acid in place of glycerin। ग्लिसरीन की जगह है आप प्रोपेन भी डाल सकते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से भी क्या है उसका प्रिजर्वेशन हो जाता है अच्छे से। सिलेक्शन ऑफ ब्रूडर्स, अब हमने एक्सट्रैक्ट भी निकाल लिया है, अब हम क्या करते हैं ब्रूडर्स को सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर सिलेक्शंस आर द की ऑफ सक्सेस इन केस ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। हमने ब्रूडर्स जो मैच्योर फिश हैं उनका सिलेक्शंस बहुत अच्छे से करना है। ब्रीडर्स शुड बी हेल्दी, फुली राइप और मीडियम साइज्ड। कितना होना चाहिए, कितनी रेंज 2 to 4 ईयर्स की हो वो, और वेट क्या उनका 1 to 5 किलोग्राम के इन बिटवीन होना चाहिए। लार्ज साइज ब्रीडर्स आर अवॉइडेड फॉर डिफिकल्टी इन हैंडल करना उनको आसान नहीं होता है, इसलिए लार्ज साइज के फिशेज या फिर ब्रूडर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। फॉर राइप मेल एंड द फीमेल काप्स इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। मेल और फीमेल क्या उसके अंदर इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। Males show the roughness or the pectoral fins when they belly press milt freely ooze out। जब उसके belly को प्रेस किया जाता है तो मिल्ट निकलता है, ये वाइट से कलर का एक मटेरियल होता है, वो निकलता है, उसे पहचान हो जाती है कि ये क्या है, मेल है। फीमेल्स क्या होती हैं, शो रिलेटिवली स्मूथ पेक्टोरल फिन्स और द ओपरकुलम होता है जो गिल्स के ऊपर होता है। द एग्स आर रिलीज्ड व्हेन द बेली इज प्रेस्ड स्मूथली इन द फीमेल। अगर फीमेल का बेली प्रेस किया जाता है तो वहाँ क्या है, एग्स रिलीज होते हैं। द बेली ऑफ राइप फीमेल इज जनरली सॉफ्ट एंड राउंड और बस्ट। जो फीमेल के एग्स हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और बेली क्या उसकी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, एग्स क्या है उसके रिमूव आउट होते हैं उसकी बॉडी से। द वेंट इज स्वोलन, प्रोट्रूडिंग एंड पिंकिश इन कलर। इट इज वाइज टू प्रैक्टिस टू कीप रेडी एडिक्वेट स्टॉक ऑफ पोटेंशियल ब्रूडर्स। ये पहले से ही उनके ब्रूडर्स को अच्छे से कौन रखा जाता है। फॉर दिस ए फ्यू मंथ्स बिफोर ब्रीडिंग सीजन पोटेंशियल ब्रीडर्स आर केप्ट अवे अंडर केयर। उनको पहले से ही निकाल के अलग से कंडीशंस के अंदर रखा जाता है, जिसको उनको अलग कंडीशंस में रखने की वजह से क्या होता है, उनका जो पोटेंशियल है ब्रीडिंग करने का वो बढ़ जाता है। स्पेसिफिक केयर दी जाती है, उनको सप्लीमेंट्री फीड्स दिया जाता है, जैसे राइस ब्रेन है, ऑयल केक मिक्सचर्स है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ है जो बहुत अच्छे से होती है। मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेल क्या होता है, रफ टच में क्या होता है, रफ होता है, पार्टिकुलरली द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेक्टोरल। इसका पेक्टोरल क्या होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। इसका एब्डोमेन राउंड होगा, फर्म होगा, इसका स्वेलर और सॉफ्ट होगा। जेनिटल ओपनिंग है जो इसकी इलोंगेटेड स्लिट बनेगी उसके अंदर, वाइट इन कलर, नॉट स्वेलर। मेल के अंदर स्वेलिंग नहीं होती है, लेकिन ये स्वेलो होगा क्योंकि इसके अंदर एग्स होते हैं। जब इसके एब्डोमेन को प्रेस किया जाता है तो मिल्की वाइट फ्लूइड ऊज आउट होता है, निकलता है बाहर की तरफ, ऊजिंग होता है बाहर की तरफ निकलना। फ्रॉम जेनिटल ओपनिंग्स, यहाँ से क्या निकलेंगे, ओवा निकलेंगे, एग्स निकलेंगे, कहाँ से, जेनिटल ओपनिंग से। इसकी बॉडी का साइज कैसा होता है, लीनियर होती है, स्लाइटली स्मॉलर होती है, बॉडी स्ट्राउटर होती है, स्लाइटली लार्जर होती है। ये डिफरेंस है मैच्योर मेल और फीमेल फिशेस को सिलेक्ट करने की। अब इंजेक्शंस उसको दिए जाते हैं ब्रीडर्स को।
Pituitary extract is administered into the body of breeders by means of the hypodermic syringe, either intramuscular or the intraperitoneal. या तो मस्कुलर लेयर के नीचे सिरिंज को इंजेक्ट किया जाता है या फिर पेरिटोनियल लेयर के नीचे इंजेक्ट किया जाता है. टू इंश्योर ए हायर परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजेशन induced during induced spawning, it is necessary that there is a synchronization between the ovulation and the milk shedding. ओवुलेशन एग रिलीज होना और मिल्ट होता है मेल से जो रिमूव होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, दैट मीन इज द मिल्ट. उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशंस की वो बहुत साथ साथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन जो होती है वो नंबर ऑफ एग्स की ज़्यादा होगी. दिस डिफिकल्ट टू अचीव विद ए सेट ऑफ ब्रीडर्स हैविंग ए वन मेल एंड द वन फीमेल. इसको अचीव करने के लिए ज़्यादातर केस में वन मेल और वन फीमेल को इकट्ठा एक कैप्टिव कंडीशंस के अंदर रखा जाता है. Therefore, the common practice is to use a set consisting of one female and two males. कुछ कंडीशंस के अंदर वन फीमेल और टू मेल्स को भी इकट्ठा रखा जाता है आफ्टर इंजेक्शन. इसमें डोजेस कंपल्सरी दी जाती हैं, वो फिक्स होती हैं, अलग अलग केस में होती हैं. Determination of correct dosage of pituitary extract to be given the breeders is very important. ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशंस का है उसके अकॉर्डिंग. जैसे फीमेल इज गिवन ए प्रीलिमिनरी डोज ऑफ 2 to 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट, इसको फिक्स किया जाता है. द प्रीलिमिनरी डोज इज नॉट गिवन टू द मेल, लेकिन पहले डोज है जो ये प्रीलिमिनरी डोज मेल को नहीं दी जाती. आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, अबाउट 6 आवर्स 6 घंटे के बाद सेकेंड डोज दी जाती है 5 to 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट टू द फीमेल. फीमेल को 2 डोज दी जाती हैं, एक डोज 2 to 3 मिलीग्राम की दी जाती है, दूसरी डोज उसको 5 to 8 मिलीग्राम की दी जाती है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग. द मेल हैज गिवन देन द फर्स्ट डोज ऑफ इंजेक्शंस विद फीमेल एज 2 to 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट. जैसी पहली डोज फीमेल को दी जाती है वैसी दूसरी पहली डोज मेल को दी जाती है, लेकिन जब दी जाती है जब फीमेल को दूसरी डोज दी जाती है. द डोज मे बी डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ फिश, एज, सेक्स एंड आल्सो द एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये डिपेंड करती है डोज की, उसकी मैच्योरिटी कैसी है, फिश की एज क्या है, उसका जैसे इसका मेल है और फीमेल में है तो उसका सेक्स क्या है. फीमेल को 2 डोज दी जाती है, मेल को 1 डोज दी जाती है, उसमें भी चेंज है और वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है. फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस द फिश इज लेड ऑन इट्स साइड while held in hand nets and needle is inserted in the caudal peduncles or in the shoulders. 2 जगह दी जाती है, या तो उसके कॉडल रीजन में दी जाती है या उसके शोल्डर रीजन्स में दी जाती है जब उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है. जब उसको इंट्रापेरिटोनियल दिया जाता है तो उसके पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स के अंदर दिया जाता है. बट इट इज अवॉइडेड बिकॉज लेस एक्सपर्ट्स हैंड्स कैन पंचर ईयर ऑफ द फिशेज. तो जो एक्सपर्ट्स इसको कर पाते हैं, उन एक्सपर्ट्स को ही पता होता है कि कहाँ पर मस्कुलर लेयर उसकी कंप्लीट होती है और कहाँ पर उसकी पेरिटोनियल स्टार्ट होती है. अब उसके बाद उसकी स्पॉनिंग की जाती है. स्पॉनिंग के लिए क्या है, उसको ये फ्लोटिंग हापास, हापा रीजन होते हैं इस तरीके से, नेटिंग होते हैं, तो वो क्या है हापास के अंदर रखा जाता है उनको. आफ्टर इंजेक्शंस द ब्रूडर्स ए सेट ऑफ ब्रूडर्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्रीडिंग हापास. ये ब्रीडिंग हापास के अंदर उसको फिक्स रख दिया जाता है. ए हापा ब्रीडिंग्स द हापा इज ए फाइन नेटिंग रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हेल्ड इन ए 4 बैम्बू पोल्स एट ईच कॉर्नर. इस तरीके से चारों तरफ क्या है इसके बैम्बू पोल्स होते हैं, रेक्टेंगल शेप का होता है. उसके अंदर मॉस्किटो नेटिंग की जाती है इसकी वजह से मैसेज विल अलाउ ए गुड सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड विल ऑल्सो नॉट द लेड एग्स एंड मिल्क एस्केप थ्रू द मैसेज. उस मैस के अंदर से ना तो एग्स बाहर निकलेंगे ना ही मिल्ट बाहर निकलेगा और वाटर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलेगा. हापा की रेंज क्या होती है 3 मीटर इंटू द 1.5 मीटर इंटू द 1 मीटर फॉर द ब्रीडर्स हैविंग वेइंग, जिसका वेट होता है 3 to 5 किलोग्राम, तो उसके लिए इतनी रेंज का हापा बनाया जाता है. हाइट ऑफ द हापा शुड रिमेन अबाउट द 20 सेंटीमीटर अबोव टू द लेवल ऑफ द वाटर. वाटर के लेवल से 20 सेंटीमीटर के ऊपर उस हापा को क्या है फिक्स किया जाता है. रूफ कैन बी ओपन और क्लोज, हो सकता है आप मर्जी है, आप उस रूफ को क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं. रूफ का मतलब क्या होता है कि उसका अपर रीजन जो होता है उसका आप ओपन भी रख सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं.
स्पॉनिंग टेक्स प्लेस विद इन 3 to 6 hours फॉलोइंग द सेकेंड डोज। स्पॉनिंग कब होती है? जब फीमेल को सेकेंड डोज दी जाती है, उस सेकेंड डोज देने के 3 to 6 hours के बाद क्या है, उसकी स्पॉनिंग स्टार्ट हो जाती है। इट टर्न आउट द मिडनाइट इफ द सेकेंड इंजेक्शंस आर गिवन इन द इवनिंग। अगर इंजेक्शन शाम को दिया है तो जो उसकी स्पॉनिंग है वो मिडनाइट, आधी रात में हो। सक्सेसफुल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग रिजल्ट इन द स्पॉनिंग ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स। अगर सक्सेसफुल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है तो फर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज। फर्टिलाइज्ड एग्स कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर्ल लाइक होते हैं, whereas the unfertilized eggs are opaque and whitish. This is the difference between the unfertilized and the fertilized eggs. You can recognize which is the fertilized and which is the unfertilized eggs in their breeding happens. ये देखो, ये तो ट्रांसपेरेंट फर्टिलाइज्ड एग्स दिख भी रहा है, इसके अंदर चिंचने स्टार्ट हो गई हैं इस तरीके से। ये होता है अनफर्टिलाइज्ड एग्स। इसके फर्टिलाइज्ड एग्स कैसे होते हैं? एग की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एनिमल पोल होता है, वेजिटल पोल होता है, योग होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, बाहर की तरफ जेली लाइक एब्डोमेन, जेली लाइक एल्ब्यूमिन होती है, वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, इनर वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, एनिमल हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, पिगमेंटेशंस होती है। तो ये सभी क्या है, फिश की एग की स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके अंदर दिखाई देती है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ब्रीडिंग। ब्रीडिंग को कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस 24 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस विद क्लाउडी डेज एंड रेनी पीरियड्स। लाइट रिलीजिंग फॉलोइंग हैवी रेन इज आइडियल। ये टेम्परेचर, ये क्लाउडी डेज, ये रेनी सीजन्स उसके लिए क्या है, अच्छा होता है। इन एब्सेंस ऑफ द रेन आर्टिफिशियली शावर्स आर यूज्ड। अगर रेनी सीजन नहीं है तो उनको क्या है, आर्टिफिशियली रेन करवाई जाती है, शावर सिस्टम करवाया जाता है, फिक्स किया जाता है उन ब्रीडिंग हाउस के अंदर, जस्ट लाइक एज शावर रेन। वाटर क्या है, फ्लोइंग वाटर इज प्रेफर्ड, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में वाटर क्या हमेशा फ्लो करता है। टर्बिडिटी 100 ppm to the 1000 ppm parts per million इसी in between होनी चाहिए। Light, it is known to bring that light may help in the early maturations and spawning of fish. लाइट की प्रेजेंस की वजह से मैचुरेशंस और उसकी स्पॉनिंग क्या है, बहुत जल्दी होती है, टाइम से पहले हो जाती है। तो ये फैक्टर क्या है, उसके इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। ये सब आपको करवाया है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के। आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर किसी का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना। किसी का भी कोई डाउट है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आपको 1 by 1 सभी वीडियो जिसके अंदर मिलती रहेंगे फिश सीड्स की।